नई काली बहू की जादुई कढ़ाई। सोनम अपने बाबा महेश के साथ रहती थी। उसकी माँ टीबी की मरीज थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। अब बस घर में सोनम और महेश ही थे। बाबा, आज आप काम पर मत जाइए। मैंने लोगों को बाहर बात करते हुए सुना था कि आज बहुत जोरों का तूफान आने की संभावना है। बेटा, अब चाहे आंधी आए या तूफान, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तेरी डोली कभी भी मेरे इस आंगन से नहीं उठ पाएगी। नहीं उठेगी तो ना सही। वैसे भी अगर ये दुनिया सिर्फ सुंदर और अमीर लोगों को ही अपनाती है तो मैं आपके साथ ही खुश हूँ। बेटा, तेरे लिए यह बात कहनी आसान है, लेकिन मेरे लिए तू मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। महेश सोनम को समझाकर अपने काम पर चला गया। अपने पिता के जाने के बाद सोनम एक आईने में खुद को निहारने लगी। क्यों, आखिर क्यों क्यों मैं इतनी काली और बदसूरत हूँ? इस उम्र में मैं अपने बाबा का गर्व बनने के बजाय उनके ऊपर बोझ बन रही हूँ। हे भगवान, क्या इस दुनिया में बस गोरे और सुंदर लोगों की ही जगह है? बचपन से जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरे माँ बाबा के ऊपर मैं बस एक बोझ ही थी। इसी बोझ में दबकर मेरी माँ चली गई। हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि मेरी जल्द से जल्द इस आंगन से डोली उठ जाए। सोनम ये बातें रोते हुए बोल रही थी। उसका रंग बहुत काला था और वो देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। इसी तरह से समय बीतता गया और आखिरकार सोनम का एक साधारण परिवार में रिश्ता पक्का हो गया। मेरी बच्ची, मुझे खुशी है कि आखिर मैंने तेरे लिए भी एक परिवार ढूंढ लिया। बस तू वहाँ खुश रहे, मैं तो भगवान से यही कामना करूंगा। इसी तरह देखते ही देखते समय बीत गया और आखिरकार सोनम की शादी का दिन भी आ गया। सारी रस्मों रिवाजों के साथ सोनम की शादी हुई और विदाई के समय एक गरीब बाप ने अपनी बेटी के हाथों में 2 जोड़ी सूट और एक कढ़ाई रख दी। मेरी बच्ची, ये वही कढ़ाई है जो मेरी माँ ने तेरी माँ को दी थी। ये कढ़ाई हमारे पुरखों की निशानी है, जो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तेरी माँ ने ये सालों पहले तुझे देने के लिए रख दी थी। अब वो तो यहाँ नहीं है, तो तू इसे अपने बाप के ही हाथों से स्वीकार कर ले। तेरे गरीब बाप के पास भी तुझे देने को गहने या आभूषण नहीं है। अपने बाबा की बात सुनकर सोनम रो पड़ी और फिर वो अपने बाबा के गले लगकर अपने ससुराल आ गई। सोनम के ससुराल में सभी उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सरिता के मेहमानों ने सोनम को देखा तो वो उसका मजाक बनाने लगे। अरे सरिता बहन, ये कैसी बहू लेकर आई हो? और इससे अच्छे तो हजारों मिल जाती। हाँ बहन, न रंग है न रूप, ये कैसा मुरझाया हुआ फूल ले आई। अपने मेहमानों की बात सुनकर सरिता कुछ भी नहीं बोल पाई। बेचारी सोनम भी सभी की बातें सुनकर बहुत उदास सी हो रही थी, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती है। किसी तरह सोनम ने गृह प्रवेश कर मुश्किलों से भरा दिन तो बिता लिया, लेकिन अब उसकी पहली रसोई की बारी थी। सोनम सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर अपनी सास के पांव छूने के लिए गई कि तभी वहां उसकी जेठानी तारा आ गई। नमस्कार जेठानी जी। मुझे अपनी जेठानी मत बुलाओ, समझी? पर हो तो आप मेरी जेठानी ही ना। अरे चल चल, कौन जाने कि अब तू इस घर में कितने दिन के लिए है, तो मैं तुझे अपनी देवरानी क्यों मानूं? अरे तुझसे अच्छी तो मेरी मौसी की बेटी चांदनी थी। बिल्कुल चांद सा चेहरा था उसका। और तू खुद को आईने में देख, तेरे आगे तो चांद के दाग भी सुंदर लगेंगे। सोनम अपनी जेठानी के आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। तारा उसे खूब खरी खोटी सुना रही थी कि तभी वहाँ उसकी सास सरिता आ गई। बहू, ये तू छोटी बहू से किस तरह बात कर रही है? माँ जी, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। आप मेरे हीरे जैसे देवर के लिए कोयला ढूंढ कर लाई हो। अरे ना तो ये रूप की ही मालिक है और ना ही कुछ दहेज लेकर आई है। बस अपने ही तरह काली सी एक कढ़ाई ले आई, और जैसे हमारे घर में कढ़ाई की कमी हो। बहू बस कर। अरे तुझे कौन समझाए कि इंसान की सूरत उसकी सीरत से ज्यादा मायने नहीं रखती। अब तो खुद को ही देख ले। भले ही रूप देवी जैसा पाया है, लेकिन बातें सुनकर तो राक्षसी भी तुझसे ही माफी मांगेगी। तेरी बातें सुनकर तो कड़वा करेला भी मीठा लगेगा। सरिता ने तारा का मुंह यूं ही बंद कर दिया। छोटी बहू, तू इसकी बातों को दिल पर मत लेना। और हाँ, आज तेरी पहली रसोई है, तो आज तू सभी के लिए सूजी का हलवा और पूरियां बना देना। राशन का सामान वहीं रसोई घर में ही रखा हुआ है। जी। सोनम किचन में गई और राशन का सामान ढूंढने लगी। यहाँ पर तो राशन का एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या करूँ? सोनम ने राशन ढूंढने के लिए पूरी रसोई को खंगाल डाला, लेकिन उसे राशन का सामान कहीं पर भी नहीं मिला। तो वहीं दूसरी तरफ तारा रसोई के बाहर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। सामान तो मैंने पहले ही छुपा दिया। काली, तुझे इस घर में अगर मैंने धक्के मारकर निकलवा ना दिया तो मेरा नाम भी तारा नहीं। तारा वहां से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान,
पता नहीं आज क्या होगा, अब मैं हलवा पूरी कैसे बनाऊंगी। सोनम ऐसा बोल ही रही थी कि तभी किचन में रखी उसकी जादुई कढ़ाई में कुछ हलचल हुई और अचानक ही उससे धुआं निकलने लगा। ये क्या था? सोनम ने जैसे ही कढ़ाई को खोला तो उसके अंदर बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा था। ये कैसे हुआ? इससे पहले सोनम कुछ और बोलती, अचानक ही वो जादुई कढ़ाई बोल पड़ी। ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे सामने मुसीबत में थी और मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक जादुई कढ़ाई। जादुई कढ़ाई? ओहो सोनम, तुम डरो मत, मैं सालों से तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। अब जल्दी से मेरे अंदर बने स्वादिष्ट हलवे को अपने परिवार को खिला दो, फिर देखना सभी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। सच मुच? दोनों हंसने लगी। किचन से स्वादिष्ट पकवानों की महक उठते देख तारा और सरिता भी किचन की तरफ खींची चली आई और कढ़ाई को सोनम से बात करते देख दोनों हैरान हो गईं। बहू, ये सब क्या है? माँ, ये मेरी माँ की दी हुई जादुई कढ़ाई है। जादुई कढ़ाई? तूने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इसके बारे में मुझे भी अभी ही पता चला है सासू माँ। जादुई कढ़ाई को खाना बनाते देख सरिता और तारा हैरान थी। लेकिन बहू, पहली रसोई में नई बहू अपने हाथों से खाना बनाती है, ना कि जादू से। माँ, मैं बनाना तो चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पर राशन ही नहीं था। सोनम की बात सुनकर सरिता सब समझ गई। तारा, बोल, तूने नई बहू की रसोई का सामान कहाँ छिपाया है? वो मम्मी जी। अरे बोल भी। तारा ने सारा छिपाया हुआ सामान सरिता को लाकर दे दिया। इससे पहले इस मुद्दे पर चर्चा होती, बाहर खाने के इंतजार में बैठे सोनम के ससुर और पति खाने के लिए चिल्ला पड़े। चल बहू, अब तू भी सभी को अपनी पहली रसोई में बना खाना खिला दे। सोनम की जादुई कढ़ाई के खाने का स्वाद चख कर सभी उसके दीवाने हो गए। अरे वाह बहू, मजा आ गया, ये ले तेरा शगुन। शुक्रिया। मैंने ऐसा हलवा आज तक नहीं खाया था। तुम तो कमाल हो सोनम, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिली। सच में खाने का स्वाद तो लाजवाब है। मुझे भी खुशी है कि तुम मेरी देवरानी बनकर आई। सभी से अपनी तारीफ सुनकर सोनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने मन ही मन अपनी जादुई कढ़ाई को शुक्रिया अदा किया और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। शेफाली और रूपाली दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, इसके बावजूद भी कि शेफाली काली और गरीब लड़की थी जबकि रूपाली अमीर और गोरी थी। दोनों का कॉलेज में डांस कंपटीशन था। दोनों ही बहुत बेहतरीन डांस करती थी, जिसके बाद दोनों को विजेता घोषित कर दिया जाता है और इस तरह से वो दोनों साथ में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। अगले दिन शेफाली अपनी दोस्त रूपाली से कहती है, रूपाली, मैं तुझे खुशखबरी देना चाहती हूँ। पता है, माँ ने मेरी शादी एक अच्छे घर के लड़के से तय करवा दी है। कुछ हफ्तों में मेरी शादी होने वाली है। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अगले हफ्ते मैं भी यूएसए जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। माँ ने बोला है, वरना मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है तुझसे अलग होने का और ना ही तेरी शादी करवाने का। धत पागल, अभी तो मेरी शादी हो रही है और एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी। ओए, इसका मतलब तू मेरी शादी में नहीं आएगी? हो सकता है ना आ पाऊं, लेकिन तेरी शादी के बाद मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। डोंट वरी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। ये बोलने के बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए पहले मूवी देखने जाती हैं और फिर अम्यूजमेंट पार्क जाकर झूला झूलते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चली आती हैं। कुछ दिनों बाद शेफाली की हल्दी की रस्म होती है, जहाँ सभी लोग उसके हल्दी लगाते हैं। तभी पड़ोसन नैना बोलती है, अरे सुरेखा, क्यों अपनी बेटी की हल्दी लगाती हो? क्योंकि हल्दी लगाना वेस्ट है। तुम्हारी बेटी के वैसे भी निखार नहीं आने वाला, काली जो है। नैना, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर मेरी बेटी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती तो जहर घोलने का काम मत करो। इतना ही है तो चली जाओ यहाँ से। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। ये कहते ही नैना चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद शेफाली की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है, जहाँ रूपाली आकर उसके हाथों में मेहंदी लगाती है, जिसके बाद ढेर सारा नाच गाना होता है और वो कहती है, अच्छा शेफाली, मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। मेरी फ्लाइट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज। थैंक यू रूपाली, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ये सुनने के बाद रूपाली अपना बैग लेकर फ्लाइट के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वह यूएस जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और यहाँ शेफाली की शादी मानव नाम के लड़के से हो जाती है। शेफाली ससुराल जाते ही अपनी सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं सास आशा और उसका बेटा मानव शेफाली के काले रंग से बेहद नाखुश थे। कुछ देर में शेफाली अपनी सास को चाय नाश्ता देने जाती है। माँ जी, ये लीजिए,
आपके लिए मैंने चीला और बिना चीनी वाली चाय बनाई है। कमबख्त, निखट्टू, काली कलूटन, अगर मानव के पिताजी ने मेरे बेटे का रिश्ता तुझसे नहीं किया होता तो ही सही था। वो तो उनके कहने में आकर हम दोनों तुझ जैसी काली बहू को बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। इसलिए अब हमेशा तू घूंघट डाल कर रहेगी, समझ आई बात? पर माँ जी मैं काम कैसे करूँगी? मैं नहीं जानती, जैसे काम करना है वैसे कर। तेरा घूंघट हटना नहीं चाहिए, वरना मेरी हर जगह बदनामी होना तो निश्चित है। अब खड़ी क्या है, चाय दोबारा गर्म करके ला। ये सुनकर शेफाली दोबारा चाय नाश्ता गर्म करके उसे दे देती है। फिर पल्लू में रसोई में जाने पर उसके पाँव में चोट लग जाती है। उफ, लग गई है। पता नहीं मेरे कालेपन से माँ जी को इतनी भी क्या दिक्कत हो गई है कि उन्होंने घूंघट रखने को कह दिया। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शेफाली घूंघट में रहकर अपने ससुराल के सारे काम करती है, जहाँ उसे ना पति का प्यार मिलता है ना ही सास का। लेकिन ससुर मनोज बहू के सारे हालात समझता है। ऐसे ही एक बार जब वह लैपटॉप पर रूपाली से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी मानव नहाकर टॉवल में आता है। उसे देखते ही रूपाली अपने होश खो बैठती है। वाह शेफाली, जीजू है ना तेरे पीछे? हाँ, अभी नहाकर आए हैं, ऑफिस जाने वाले हैं। अरे तुम किसको मेरे बारे में बता रही हो? अरे ये सुंदर सी लड़की कौन है? मेरी बचपन की फ्रेंड है रूपाली। बड़ी गोरी चिट्टी और सुंदर है, इससे तो बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे माँ जी बुला रही हैं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, जब तक आप जीजा साली बात कर लीजिए। ये कहते ही शेफाली चली जाती है, जहाँ रूपाली और मानव एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। इतना कि उनके नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और तब से मानव रूपाली का अफेयर शुरू हो जाता है। वो अक्सर अब मिला भी करते हैं और 6 महीने बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि मानव एक दिन रूपाली से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। जब ये नजारा शेफाली देखती है तो वह अपना घूंघट हटाकर कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ मानव जी? और तू रूपाली, मेरे पति के साथ तू मेरी सौतन बनकर ये घर पर आई है, क्यों? और ये सब कैसे हुआ? देखो शेफाली, मैं रूपाली से प्यार करता हूँ और वो तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है, तुमसे ज्यादा गोरी है। तुम्हें मुझे बाहर ले जाने में भी शर्म आती थी। जरा खुद को आईने में देखो। और रही बात तुम्हारी सहेली को अपनी पत्नी बनाने की, तो जब तुमने पहली बार मेरी उससे वीडियो कॉल पर बात करवाई थी, तब से ही हमारा अफेयर शुरू हो गया था। शेफाली मुझे माफ कर दे, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन अब मैं मानव के बिना नहीं रह सकती। धुतकारती हूँ मैं तुझ जैसी सहेली को, तूने मेरे ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मानव बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। अब पर अच्छा है, मेरी गोरी बहू आ गई। आशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपने बेटे की करतूतों पर उसका साथ दे रही हो। जरा बहू के बारे में सोचो। अजी मैं तो खुश हूँ, मुझे इस काली बहू से छुटकारा मिल गया। बहू तू परेशान मत हो, बहुत जल्द ही इन सब की अकल ठिकाने आ जाएगी। और मानव, तूने जो किया है ना, तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और शेफाली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हे भगवान, जिस सहेली को मैंने इतना चाहा वही मेरी सौतन बनकर मेरे घर में आ गई। उसने मेरी बनी बनाई गृहस्थी उजाड़ दी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ दिन गुजरते हैं। रूपाली अमीर घर की लड़की थी जिसे खाना बनाना आता ही नहीं था, इसलिए वह मानव को नाश्ते में ब्रेड बटर दे देती है, जबकि काली बहू शेफाली सबके लिए बढ़िया नाश्ता बनाती है, जिसे खाकर मनोज कहता है, देखा मेरी शेफाली बहू ने कितना बढ़िया खाना बनाया है, और तुम्हारी गोरी बहू तुम्हें सूखा ब्रेड और बटर खिला रही है। गोरी बहू, तुझे और कुछ बनाना नहीं आता? माँ जी, मुझे 12 तरह की अलग अलग मैगी बनानी आती है, मैं आपके लिए बना के लाऊं? हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए ऐसे ही गोरी बहू पाकर। इससे अच्छा तो मेरी शेफाली बहू है। माँ जी, अगर आपका पेट ब्रेड बटर खाकर नहीं भर रहा तो आप पुलाव खा लीजिए। शेफाली की बात सुन आशा की आंखें नीचे झुक जाती हैं और उसे भूखा रहना पड़ता है। इसी तरह की गलतियां रूपाली अक्सर करती है। धीरे धीरे मानव को एहसास होने लगता है कि उसकी काली पत्नी चाहे जैसी ही थी, उसने घर को संभाल रखा था। वहीं उसकी गोरी पत्नी को घरेलू एक भी काम नहीं आते थे। एक बार मानव की फेवरेट शर्ट नहीं मिलती है। रूपाली, मेरी फेवरेट शर्ट रेड वाली कहाँ है? वो उधड़ रही थी तो मैंने उसका पोछा बना दिया। ये सुनकर मानव रूपाली को एक तेज तर्रार चाटा मारता है। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की दी हुई शर्ट को पोछा बनाने की? तुमने एक काम ठीक से नहीं होता, ऊपर से खाना भी बनाना नहीं आता क्या? तुमसे अच्छा खाना तो शेफाली बनाती है, वो जैसी भी है तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इतना ही उस काली से तुम्हें प्यार हो रहा है, उसी के साथ रहो। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर रूपाली वहाँ से बैग लेकर जाते जाते कहती है, शेफाली, शायद मुझे तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। आज मुझे उसका सबक मिल गया है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मानव मुझसे नहीं तुझे प्यार करता है। माफ करना, मैंने हमारी दोस्ती को भी खराब कर दिया।
तूने जो भी किया उसका असर हमारी दोस्ती और मेरी शादी पर हुआ, पर फिर भी मैं इस दोस्ती को निभाऊंगी। ये सुनकर रूपाली वहाँ से चली जाती है। वहीं मानव शेफाली से माफी मांगकर उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। धीरे धीरे आशा भी उसका घूंघट हटवा कर उसे अपना लेती है।